हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बायो साइंस विद अदिति में आपका स्वागत है। लास्ट के 2 लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम की बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वो दोनों क्लासेस एनिमल किंगडम की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वो दोनों क्लासेस आप ये मान लीजिए कि एनिमल किंगडम का एक फाउंडेशन थी। ठीक है, उन क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, एनिमल किंगडम के आगे जो हम डिफरेंट डिफरेंट फाइलम पढ़ेंगे उसमें जो टर्मिनोलॉजी आएंगी उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। उन 2 क्लासेस में हमने देखा था कि हम एनिमल का क्लासिफिकेशन, उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके जो जर्नल फीचर्स हैं, उनके बेसिस पर कैसे करेंगे। अगर आगे फाइलम में जैसे आए कि ब्लाइंड सेक क्या होता है और या फिर मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक हार्ट क्या है, या मोनोकॉन्डाइलिक डाइकॉन्डाइलिक स्कल क्या है, सिलोमेट क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, सिमेट्री कैसी है, शाइजोसिलोमेट क्या होते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आगे आएंगी डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के जर्नल फीचर्स में, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारे डिप्लोब्लास्टिक है तो है क्या, क्या होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसके फीचर्स क्या हैं। अगर डिप्लोब्लास्टिक हमने बोला तो उसका मतलब क्या है। तो जो स्टार्टिंग की एनिमल किंगडम की 2 क्लासेस थी, इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने उन 2 क्लासेस में पूरा किया है। आप चाहें, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके उनको देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम का फाइलम फाइलम प्रोटोजुआ। आगे हम इसके और डिफरेंट डिफरेंट फाइलम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजुआ। फाइलम प्रोटोजुआ को मैंने आपको बताया था कि फाइलम प्रोटोजुआ कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब इनका शरीर एक सेल से मिलकर बना होता है और उस सेल में ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। फाइलम प्रोटोजुआ देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 टर्म है, एक प्रोटो है और एक जुआ है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जुआ का मतलब होता है एनिमल। तो मतलब वो एनिमल जो पहली बार एनिमल की कैटेगरी में, जिनको पहली बार एनिमल की कैटेगरी में रखा गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फाइलम प्रोटोजुआ के अंदर रखते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम प्रोटोजुअन्स कहते हैं। स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ की स्टडी को हम प्रोटोजुलॉजी कहते हैं। अच्छा, प्रोटोजुआ टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो जो टर्म प्रोटोजुआ था उसे सबसे पहले गोल्डफस्ट ने दिया था और 1818 में दिया था, 1818 में। प्रोटोजुआ, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रोटोजुआ यूनिसेल्यूलर है और यूकैरियोट है, और अभी भी मैंने आपको बताया कि प्रोटोजुआ की जो बॉडी होती है वो एक सेल से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटोजुआ आर ए सेल्यूलर, मतलब प्रोटोजुआ एक सेल के बने होते हैं। ये बात सबसे पहले बॉन सीबॉल्ट ने कही थी। तो बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटोजुआ आर ए सेल्यूलर, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें आपको ऑप्शन चुनना है बॉन सीबॉल्ट। कब दी थी उन्होंने ये? 1848 में इन्होंने प्रोटोजुआ को ए सेल्यूलर कहा था। फिर हम देखते हैं कि इनका हैबिटेट क्या है, मतलब इनका वासस्थान क्या है, प्रोटोजुआ किन किन जगहों पर पाए जाते हैं। तो प्रोटोजुआ आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मतलब ताज़े पानी में। फ्रेश वाटर, पैरासाइट भी होते हैं, मतलब वो जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर अपना जीवन जीते हैं। मरीन वाटर, मतलब आपको समुद्री जल में भी देखने को मिलेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब किसी अन्य जीव के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी रहते हैं, मतलब किसी अन्य जीव के साथ मिलजुल कर रहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम्हारा फ़ायदा कराऊंगा और तुम मेरा कुछ फ़ायदा करना, और इस तरह से हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं और ये कॉमन सेलिज्म भी शो करते हैं। कॉमन सेलिज्म मतलब एक और 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ तो रहते हैं जिसमें एक को तो फ़ायदा है लेकिन दूसरे को ना तो कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है, तो ये कॉमन सेलिज्म भी शो करते हैं। अगर हम इनके जर्नल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जर्नल फीचर आता है इनका बॉडी कवरिंग, मतलब इनके शरीर की बाहरी सतह कैसी होती है। ठीक है, इनकी बाहरी सतह क्या होती है? एक शेल से कवर होती है, मतलब इनके शरीर के बाहर क्या होती है? एक शेल संरचना पाई जाती है, मतलब एक कवर पाया जाता है।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के बाहर एक कवर उपस्थित होता है, एक शेल उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शेल्ड प्रोटोजुआ बोलते हैं। जैसे हम हैं, हमारे शरीर के ऊपर क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। ऐसी कुछ प्रोटोजुआ होते हैं जिनके ऊपर शेल प्रेजेंट होती है, एक कवर प्रेजेंट होता है। ऐसे प्रोटोजुआ को हम शेल्ड प्रोटोजुआ बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आर्सेला, डिफ्यूजिया, एल्फीडियम एंड एक्टिनोफ्रिस। अच्छा, कुछ प्रोटोजुआ ऐसे होते हैं जिनकी आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है, और उस प्रोटीन से बनी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। जैसे हमारे कपड़े हैं, कुछ कपड़े कॉटन के बने हैं, कुछ कपड़े वूलन के बने होते हैं, कुछ कपड़े पॉलिस्टर के बने होते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रोटोजुआ होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर की कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है। उस प्रोटीन की लेयर को ही हम पेलिकल बोलते हैं। और ये पेलिकल लेयर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है? यूग्लिना में, पैरामीशियम में एंड ट्रिपैनोसोमा में। ठीक है, अगर कोई पूछे कि द प्रोटोजोअन विच पॉजेस द पेलिकल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो आप बताएंगे, उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ट्रिपैनोसोमा। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेलिकल कंटेनिंग प्रोटोजोअन्स आर डैश करके आपको दे देंगे ऑप्शंस 4, और उस ऑप्शंस में से आपको कोई एग्जाम्पल चूज करना होगा जो ठीक होगा। उसके 3 एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ट्रिपैनोसोमा। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोन्स क्या रहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ। तो हम इनका सिम्बायोटिक में मोड देखेंगे कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी अन्य जीव के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं। उसका एग्जाम्पल आ जाता है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा एक तरीके का प्रोटोजुआ है, और ये टर्माइट की गठ में रहता है। और टर्माइट की गठ मतलब टर्माइट के पेट में रहता है, और सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है, मतलब सेल्यूलोज को पचाता है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर एक सेल्यूलोज, एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम सेल्यूलोज बोलते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है कॉलियोनिम्फा। कॉलियोनिम्फा कहाँ रहता है? कॉकरोच की गठ में रहता है, मतलब कॉकरोच की जो पेट है उसमें रहता है, कॉकरोच की गट में रहता है। फिर थर्ड एग्जाम्पल आ जाता है हमारा पैरामीशियम। फिर थर्ड एग्जाम्पल हमारा आ जाता है पैरामीशियम बुर्सेरिया। पैरामीशियम बुर्सेरिया क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है विद द पैरामीशियम, सॉरी विद द ग्रीन एल्गा। ठीक है, पैरामीशियम बुर्सेरिया, पैरामीशियम बुर्सेरिया को ही हम ग्रीन पैरामीशियम भी बोलते हैं, और ये एक ग्रीन एल्गा होता है जो क्लोरेला, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। फिर थर्ड इसका हम फीचर पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इनका न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। जब मैंने आपकी पुरानी जो जर्नल एनिमल किंगडम की जो जर्नल क्लास ली थी, उससे मैंने आपको बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल का एक स्पेसिफिक फीचर है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? अमीबा में और पैरामीशियम में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पैरामीशियम में कौन से प्रकार का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, तो आप आंसर लगाएंगे होलोजोइक। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था, मतलब उस तरह का न्यूट्रिशन जो प्लांट में भी उपस्थित होता है और एनिमल में भी होता है। ठीक है, मतलब उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक है। जैसे कि यूग्लिना, यूग्लिना को हम क्या बोलते हैं? लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट के बीच का हम लिंक बोलते हैं। और इसमें क्या पाया? यूग्लिना में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब यहाँ पे होलोजोइक भी होगा एज वेल एज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होगा। फिर फोर्थ फीचर आ जाता है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में एक को तो यहाँ पे मतलब
एक को तो फ़ायदा होता है, मतलब उस पर तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन एक पर न्यूट्रल इफ़ेक्ट रहता है, मतलब ज़ीरो इफ़ेक्ट। ना तो उस पर उसका कोई नुकसान होगा, ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा। ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक का तो फ़ायदा हो लेकिन दूसरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव ना पड़े, उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ना तो कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े, ना ही कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े, ऐसे प्रकार की प्रक्रिया को हम कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है एंट अमीबा कोलाई। ठीक है, एंट अमीबा कोलाई क्या रहता है, मैंस की या ह्यूमन की, किसकी लार्ज इंटेस्टाइन, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, मतलब बड़ी आंत में रहता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, रेक्टम, कोलॉन। ठीक है, तो वहाँ के कोलॉन में एंट अमीबा कोलाई उपस्थित होता है, हमारे अंदर उपस्थित है। हमसे क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, भोजन ले रहा है, उसको जो भी ज़रूरतें हैं खाने की वो हमारी बॉडी से वो लेकर पूरी कर रहा है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। हर किसी के कॉलिन में क्या मिलेगा आपको, एंट अमीबा कोलाई मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये हमारे साथ क्या शो करता है, कॉमन सेलिज्म शो करता है। फिर दूसरा आ जाता है ओपेलिना। ओपेलिना फ्रॉग के रेक्टम में रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है ये, फ्रॉग के रेक्टम में रहता है और फ्रॉग के साथ कॉमन सेलिज्म शो करता है। फिर थर्ड इसका एग्जांपल आ जाता है बैलेंटीडियम। बैलेंटीडियम भी मैंस की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, मैन की लार्ज इंटेस्टाइन में रहकर कॉमन सेलिज्म शो करता है। फिर फिफ्थ फीचर हमारा आ जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोटोजोअन्स जो किसी अन्य जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि करते हैं, मतलब उनके लिए हार्मफुल होते हैं। यहाँ पर किसी एक का तो फायदा हो रहा होता है, लेकिन दूसरे जीव का क्या हो रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है। इस तरह के एसोसिएशन को हम पैरासिटिक एसोसिएशन बोलते हैं। और इस पैरासिटिक एसोसिएशन में रहकर जो जीव अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, उन जीव को हम उस तरह के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो कहते हैं, और ऐसी क्रिया करने वाले जीवों को हम पैरासाइट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं जियार्डिया। जियार्डिया क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैन की। ठीक है, जियार्डिया मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और इस जियार्डिया को ही हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन हम जियार्डिया को बोलते हैं। फिर थर्ड आ जाता है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब केचुए की सेमिनल वेसिकल्स में उपस्थित होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है या अमीबाइसिस करता है, और जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारे गट में प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन खराब हो जाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, अमीबाइसिस करता है। ये तीनों आपको याद रखनी है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोनोसिस्टिस का बहुत बार पूछा गया है, जियार्डिया का भी पूछा गया है, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें कॉमन सेलिज्म में आप एंट अमीबा कोलाई अच्छे से याद रखना कि ये ह्यूमन की कोलॉन की लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन में उपस्थित होता है, ये आप याद रखिएगा। पैरासाइट में ही और एग्जाम्पल आ जाते हैं एंट अमीबा जिंजीविटिस। ये जो एंट अमीबा जिंजीविटिस है, ये हमारे गम्स में रहता है, मतलब मसूड़ों में, मेंस के गम्स में, मतलब मेंस के मसूड़ों में ये उपस्थित रहता है। वहाँ पे पैरासाइट के तौर पर रहता है। वहाँ पर रहकर हमें पायरिया कॉज करता है, मनुष्य के दांतों में क्या हो जाता है, पायरिया हो जाता है, और वहाँ से ये अपना भोजन लेता रहता है। तो ये क्या कॉज करता है, पायरिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पायरिया किससे होता है, तो आप आंसर लगाएंगे एंट अमीबा जिंजीविटिस से हमें पायरिया होता है। फिर प्लाज्मोडियम, जिससे हमें मलेरिया होता है। लिशमानिया, जिससे हमें दमदम फीवर होता है। ट्रिपैनोसोमा, जिससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है,
इसकी इसकी दो स्पीशीज़ होती हैं, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी एंड ट्रिपैनोसोमा, सेकंड स्पीशीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, जिससे हमें अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, और एक और स्पीशीज़ होती है इसकी, मुझे भी याद नहीं आ रही, उससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है, तो आपको ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपैनोसोमा बहुत बार ये पूछा जाता है, और लिशमानिया, इससे दमदम फीवर होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसकी भी दो स्पीशीज़ हैं, जिससे हम क्या होता है काला जा जिससे हमें क्या होता है दमदम फीवर को काला आजार भी बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम, जिससे हमें क्या होता है मलेरिया कॉज होता है। इस प्लाज्मोडियम के भी दो होस्ट होते हैं, एक होस्ट इसका फीमेल एनाफ्लीज होता है, तो और एक होस्ट क्या होता है इसका मैन होता है, यानी कि हम होते हैं ह्यूमंस। तो सबसे पहले ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ है, ये सबसे पहले एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो में जाता है। उसके बाद जब वो मच्छर एनाफ्लीज मच्छर हमें काटता है तो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है और हमें मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो आप ये पैरासाइट की ये तीनों एग्जाम्पल तो आप भूलिएगा ही नहीं, और बाकी के एग्जाम्पल भी आप एक बार को याद रखिएगा। जैसे एंटमीवा जिंजीविटस है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि पायरिया कौन से प्रोटोजुआ से होता है या कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हम रेस्पिरेशन देखते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन भी दो तरीके से होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहकर ये रेस्पिरेशन करते हैं, या अगर पैरासिटिक एसोसिएशन में रहकर रेस्पिरेशन करते हैं। अगर कोई प्रोटोजुआ किसी के ऊपर पैरासाइट है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्रोटोजुआ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा है या फिर फ्री लिविंग है, मतलब किसी के साथ भी किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं रख रहा है, तो उसमें क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और किसके द्वारा होता है जर्नल बॉडी सरफेस, जीवीएस का मतलब है यहाँ पर जर्नल बॉडी सरफेस। ठीक है, अगर मैं आगे कहीं जीबीएस लिखूं तो आप समझ जाइएगा, इसका मतलब है जर्नल बॉडी सरफेस। मतलब कोई प्रोटोजुआ अगर फ्री लिविंग है, ना तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, ना ही पैरासिटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, मतलब पूर्णतया सिंगल है, मतलब पूरी तरह से क्या है बैचलर है, हम लोगों के जैसा, मतलब सिंगल है, ना किसी के साथ कोई कनेक्शन, ना किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी, फ्री हैं, अपने मन का करेंगे। ऐसे प्रोटोजुआ क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, किसके थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू। फिर कुछ प्रोटोजुआ ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, उनको बीमारी कॉज करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो प्रोटोजुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोटोजुआ एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। मतलब अगर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल है उनकी बॉडी में, तो वो उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला तो वो जर्नल बॉडी सरफेस का यूज़ करते हैं। एक बात आप ये याद रखो कि जो भी छोटे फाइलम हैं, मतलब जो स्टार्टिंग के फाइलम हैं, जैसे कि पॉरीफेरा प्रोटोजुआ हो गया, पॉरीफेरा हो गया, सीलनट्रेटा, टीनोफोरा, इन सारे फाइलम में जर्नल बॉडी सरफेस का बहुत काम है। जर्नल बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, जर्नल बॉडी सरफेस से ही ये एक्सक्रीशन करते हैं, जर्नल बॉडी सरफेस से ही ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे जर्नल बॉडी इन जो लोअर फाइलम्स हैं उनमें जर्नल बॉडी सरफेस का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो आपको ये तो याद ही रखना है कि ये जो छोटे मोटे रोल है लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, डिफेंस, तो ये बहुत सारे काम जर्नल बॉडी सरफेस से करते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन भी किससे होता है जर्नल बॉडी सरफेस से होता है। रेस्पिरेशन भी पढ़ा था हमने एरोबिक रेस्पिरेशन जर्नल बॉडी सरफेस से, और
एक्सक्रीशन भी यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है। अच्छा, ये ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं? अमीनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं या यूरिकोटेलिक होते हैं? पहले तो आप ये जानिए कि अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकटेलिक होता क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले अमीनोटेलिक, ठीक है। इस अमीनोटेलिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब उन्हें अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालना है, जो उनका वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना है, किस फॉर्म में निकालेंगे? अमोनिया की फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। उनका जो यूरिन होगा वो किस में होगा? अमोनिया की फॉर्म में होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम अमीनोटेलिक बोलते हैं। अगर यूरिन किस फॉर्म में निकल रहा है बाहर? यूरिक एसिड की फॉर्म में निकल रहा है। किस फॉर्म में निकल रहा है? यूरिक एसिड की फॉर्म में निकल रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटेलिक बोलेंगे, ठीक है। अगर जो यूरिन है हमारा वो यूरिया की फॉर्म में निकल रहा है, किसकी फॉर्म में? यूरिया की फॉर्म में निकल रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम अमीनोटेलिक किसे बोलते हैं, यूरिकोटेलिक किसे बोलते हैं एंड यूरियोटेलिक किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये अमीनोटेलिक होते हैं, मतलब ये जो अपना यूरिन निकालेंगे, जो अपना वेस्ट मटेरियल निकालेंगे, वो अमोनिया की फॉर्म में निकालेंगे, इसीलिए हमने इनको अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा है। फिर जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं उनमें एक्सक्रीशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होता है। प्रोटोजोआ में आपको याद रखना है कि जर्नल बॉडी सरफेस से भी होता है, लेकिन जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है, मतलब वो प्रोटोजोआ जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ताज़े पानी में रहते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है। और सिर्फ एक्सक्रीशन ही नहीं करती, उसके साथ साथ वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। तो जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं उनमें एक्सक्रीशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन भी करती है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? पैरासाइट और मरीन प्रोटोजोआ में अब्सेंट होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट इन द पैरासाइट एंड मरीन प्रोटोजोआ। अगर कोई प्रोटोजोआ पैरासाइट है या मरीन है, मतलब समुद्री जल में पाया जाता है, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी, तो वहाँ पर जो भी रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, वो सारा जर्नल बॉडी सरफेस के द्वारा होगा, ठीक है। अब हम एनिमल का रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। एनिमल का रिप्रोडक्शन जो होता है या प्रोटोजोआ का जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है इनमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें 4 प्रकार का होता है: बाइनरी फिजन, स्पोर्युलेशन, बडिंग और मल्टीपल फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ 2 प्रकार का ही होता है, क्योंकि बहुत प्रिमिटिव प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसे हम कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं कह सकते। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव, जो पुराने समय का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, उस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर उपस्थित होता है। 2 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है प्रोटोजोआ में: गैमेटोगोनी एंड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में देखने को मिलता है और किसके द्वारा होता है? माइक्रोन्यूक्ली के द्वारा होता है। पैरामीशियम में 2 तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस भी होता है और मैक्रोन्यूक्लियस भी होता है। ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये रिप्रोडक्टिव नेचर का होता है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और कैसा होता है? 2n होता है, ठीक है। लेकिन जो मैक्रोन्यूक्ली होती है वो किस नेचर की होती है?
वेजिटेटिव होती है, पॉलीप्लॉइड होती है और नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में होता है, लेकिन सिर्फ माइक्रोन्यूक्ली के द्वारा होता है। मैक्रोन्यूक्ली यहाँ पर पैरामीशियम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, पॉलीप्लॉइड होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर दूसरा प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम जो हमें क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, और जिसके दो होस्ट होते हैं। एक तो मॉस्क्यूटो होता है, मॉस्क्यूटो में भी कौन सा, एनाफिलीज, और दूसरा होस्ट कौन सा होता है, ये क्या है इसके प्लाज्मोडियम के होस्ट, दूसरा होस्ट होता है ह्यूमन। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। हमने अभी नाम देखे, लेकिन उनमें उनके एग्जाम्पल्स क्या है हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्या हो जाती है, ऐसे बड सी निकल आती है। ठीक है, छोटे छोटे उभार निकल आते हैं। फिर वो उभार क्या होते हैं, टूट जाते हैं, टूट के कहीं गिर जाते हैं और गिर के वापस से वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं, और उन जर्मिनेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसका एग्जांपल है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रा का ले लेते हैं। हाइड्रा में भी बडिंग पाई जाती है। उसका कोई भाग होता है, वो कुछ भाग उसके टूट टूट कर उभार बन जाते हैं, मतलब कुछ बल्ज आउट हो जाते हैं। फिर वो बड क्या होती है, टूट जाती है, टूट के ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन पर जब गिर जाती है तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन, पानी, हवा जो भी चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है, और वो जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट कर जाते हैं तो एक नया और हाइड्रा बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, बडिंग में होता है। बडिंग का एग्जाम्पल आ गया बॉर्टिकेला। बॉर्टिकेला क्या होता है, बेल शेप का होता है। ठीक है, मतलब घंटी के आकार का, इसीलिए इसको हम बेल एनिमलक्यूल भी बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले कि बेल एनिमलक्यूल क्या है, या व्हाट इज़ द बेल एनिमलक्यूल, तो आपका आंसर होना चाहिए बॉर्टिकेला। ठीक है, फिर दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबाई, मतलब इसमें क्या होगा, लंबाई में फिजन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, उसमें हॉरिजॉन्टली डिवीज़न होता है, मतलब लंबाई में बॉडी क्या होती है, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। फिर वो बॉडी धीरे धीरे मैच्योर होती है, और मैच्योर होके दो मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं यूग्लिना एंड ट्रिपेनोसोमा। फिर थर्ड आ जाता है ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स फिजन में क्या होता है, चौड़ाई में डिवीज़न होता है, मतलब ट्रांसवर्स डिवीज़न इसमें पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम की ये बॉडी है, और इसमें क्या होता है, यहाँ चौड़ाई से यहाँ से क्या होते हैं, बॉडी डिवाइड हो जाती है और दो पैरामीशियम का फॉर्मेशन करती है। तीसरा आ जाता है हमारा ऑवलेक बाइनरी फिजन। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है सिरेटियम। इसमें क्या होता है, ये बॉडी है, इसमें क्या होता है, ऑब्लिकली बॉडी का डिवीज़न होगा। हो सकता है यहाँ से बॉडी डिवाइड कर जाए, हो सकता है बॉडी यहाँ से डिवाइड कर जाए। ठीक है, तो ऑब्लिकली बॉडी मतलब तिरछी रेखा में बॉडी क्या करती है, डिवाइड करती है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सिरेटियम। सिरेटियम इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। फिर तीसरी तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन में क्या होता है, एक सेल होती है और उसके बाहर क्या पाई जाती है, एक सिस्ट बन जाती है। ठीक है, उसके बाहर एक बहुत ही टफ सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता उस सेल को। ठीक है, तो सेल के बाहर एक सिस्ट बन जाती है, और सेल अंदर ही अंदर डिवाइड होती रहती है। वो एक सेल अंदर ही अंदर डिवाइड होके बहुत सारी डॉटर सेल बना लेती है।
कब बना लेती है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर अंदर से जितनी भी डॉटर सेल बनी हैं वो क्या होती हैं? बाहर निकल आती है। सिस्ट क्या होती है? टूट जाती है, फट जाती है, सारी डॉटर सेल बाहर निकल आती हैं और फिर वो मैच्योर होके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। फिर दूसरा हमारा आ जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल आ जाता है अमीबा और पैरामीशियम, मतलब जिनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फिजन पाए जाएं, उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और ये हमें अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा इंसिस्टमेंट एंड पाल्मेला स्टेज। ये हमें युगलीना में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? एक सेल होती है और युगलीना क्या करता है? अपने जितने भी उसके फ्लजला होते हैं उनको उनको डिस्चार्ज कर देता है, उन्हें रिमूव कर देता है और एक बाहर सिस्ट बना लेता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। उसी को हम इंसिस्टमेंट एंड पाल्मेला स्टेज बोलते हैं, जो हमें युगलीना में ही देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, प्रोटोजोआ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। उसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारा पैरामीशियम। तो यहीं पर हम नोट करके लिखेंगे कि यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। पहले क्या है हमारी? यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन क्या होती है? मोस्ट कॉमन होती है और ये हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है प्रोटोजोआ की। ठीक है। फिर आती है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। बाई मतलब दो, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मतलब दो तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था रिप्रोडक्शन के टाइम पर कि कॉन्जुगेशन में पैरामीशियम में क्या होती है? दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम एक पैरामीशियम की ही स्पीशीज है। उसमें एक माइक्रो न्यूक्ली होता है और एक मैक्रो न्यूक्ली होता है। माइक्रो न्यूक्ली मैंने आपको बताया था कि डिप्लॉयड होता है और रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, जबकि मैक्रो न्यूक्ली जो होता है वो पॉलीप्लॉयड होता है और वेजिटेटिव फंक्शन करता है। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। उसके अलावा पैरामीशियम की एक और स्पीशीज होती है पैरामीशियम ओरेलिया। इसमें मैक्रो न्यूक्लियस तो एक ही होता है, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस दो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पैरामीशियम ओरेलिया में कितने न्यूक्लियस हैं? अब हम तो दो लगा आते हैं, क्योंकि हमें पता है पैरामीशियम में एक माइक्रो होगा, एक मैक्रो होगा, लेकिन नहीं, पैरामीशियम ओरेलिया में मैक्रो तो एक होता है लेकिन माइक्रो दो होते हैं। मतलब टोटल तो यहाँ पर तीन है, लेकिन टाइप कितने हैं? टाइप तो दो ही हैं, क्योंकि एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। फिर माइक्रो के भी दो न्यूक्लियस हैं, वो संख्या को बढ़ाएंगे लेकिन टाइप सिर्फ दो ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस के टाइप दो हैं लेकिन न्यूक्लियस का नंबर 3 है। ठीक है। फिर आता है पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम। इसमें क्या होता है? मैक्रो न्यूक्लियस तो एक ही होता है, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस मल्टीपल होते हैं। ठीक है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इसमें क्या होता है? डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, मतलब डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल आ जाता है हमारा ओपेलिना। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? प्रोटोजोआ का जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रोटोजोआ का हैबिटेट पढ़ा, प्रोटोजोआ का जर्नल फीचर्स हमने पढ़े, प्रोटोजोआ के रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, और प्रोटोजोआ के जो पैरामीशियम है या जो कुछ अदर मेंबर है उनके कुछ स्पेशल फीचर्स हमने पढ़े। और यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ और किस में देखने को मिलती है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हम कल के लेक्चर में प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि प्रोटोजोआ को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उन क्लासेस के फीचर्स कौन हैं और उन क्लासेस के फीचर्स क्या क्या हैं और उन क्लासेस के
उन क्लासेस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर में। प्रोटोजुआ की क्लासिफिकेशन हम वहाँ पर कंप्लीट करेंगे और प्रोटोजुआ का जो हमारा प्रोटोजुआ का फाइलम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फाइलम पॉरीफेरा पढ़ेंगे। तो अब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्लास का। तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।